1, 2, 3, 4. चौदह 15 साल का फ्रेंडशिप और इतने सालों के बाद आज बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बेहतरीन लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है सच कहूँ तो। आप गवर्नमेंट, लॉ एनफोर्समेंट और एक अलग अलग पहचान लेके डिजिटल फॉरेंसिक्स, साइबर फॉरेंसिक्स में खुद का एक्सपीरियंस और मेरा उस टाइम से आज तक का कॉरपोरेट और एंटरप्राइज सिक्योरिटी और उस का एक्सपीरियंस, वो तजुर्बा को लेके आज कुछ हम नया करने जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से इंडिया का जो नया रेगुलेशंस, न्यू फ्रेमवर्क्स, न्यू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ बहुत बढ़िया है, बट इतने एडवांसमेंट के बाद भी सिटीजन्स, कंपनीज, सारे गवर्नमेंट्स के डेटा वो फिर भी कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, फिर भी हैक हो रहे हैं, फिर भी लीक हो रहे हैं। क्यों? बिल्कुल मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इसलिए हैक हो रहे हैं क्योंकि हैकर्स जो हैं वो कभी भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस नहीं पढ़ते और डेटा एक नया ऑयल है जिसमें पता है। इसके अलावा साइबर हाइजीन जैसी चीज़ों को ना समझते हुए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ वाली चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, फॉरवर्डिंग वाली चीज़ें ज़्यादा हो रही है कहीं देखने के लिए। और अगर किसी कंपनी को या किसी यूज़र को ये सर्टिफाइड कर दिया जाए कि वो कंप्लायंस हो चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिक्योरिटी अब अटैक नहीं हो सकता। ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं। पासवर्ड की दुनिया देखो, आजकल इंडियंस में या किसी में भी बेसिकली पासवर्ड की बात की जाए तो यूज़र्स के पासवर्ड्स अक्सर ऐसे होते हैं जैसे समथिंग @123 और फ़ोन नंबर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको अगर हम समझ लें या प्रॉपरली उसको पैच कर लें, हाइजीन को मेंटेन कर लें। जरूरी नहीं कि हर चीज़ के पीछे टूल्स और टेक्नोलॉजी ही कार्य करते हैं, परंतु साइबर हाइजीन जैसे प्रैक्टिसेस, साइबर एसेंशियल जैसे प्रैक्टिसेस, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मेरा रीज़न यही कहने का है कि आज के इस साइबर के जगत में अगर हम AI के साथ मिल करके या AI की तरह सोच करके अगर कार्य नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा। जैसे पहले था कि डियर कस्टमर, तो कस्टमर में COSTOM कुछ भी स्पेलिंग होती, बट आज वो जनरेटिव AI में एक लिखता है कि एक प्रॉम्प्ट डालता है कि बेसिकली कि एक ऐसा मेल बनाओ कि एक हम्बल मतलब बिहेवियर में हो और साथ में लगे बिना कि यार बेसिकली कुछ डेटा मांग रहे हैं। करेक्ट। तो सिंपल है कि जहाँ पहले गलतियाँ, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुआ करती थी, आज के परिवेश में नहीं है। तो टेक्नोलॉजी भी हमारा कहीं ना कहीं इसका एक रीज़न है। पर मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं पे कि हम अगर कंपनी की बात करते हैं कि वो कंप्लायंस मेंटेन कर चुकी हैं, उनके ऑडिट्स हो रखे हैं, तो आप ही बताओ कि एग्जैक्टली कंप्लायंस क्या है, ये कैसे रियली मैटर करता है ब्रीचेस के लिए, कंपनीज के लिए? देखिए, मुझे ये लगता है कंप्लायंस, आई फील इट्स द बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस जो कंपनीज करते हैं रेगुलेशन बॉडी के गाइडलाइन के थ्रू। बट आप यदि देखोगे, कंप्लायंस इज स्टैटिक, बट साइबर सिक्योरिटी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन दैट इज डायनामिक. If any company, you can find out that company may be 100% compliant with any compliance, but 0% prepared for zero-day attacks. Because आप जितना भी compliance कर ले, zero-day attacks के कैसे बचेंगे? तो compliance is one basic foundation for the organization कि हम कैसे प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, प्रिविलेजेस, प्रैक्टिसेस को अच्छे करें. कंप्लायंस जैसे आरबीआई के अंडर को कंप्लायंसेस है, वो कंप्लायंस जब कंपनीज करते हैं तो आरबीआई को कंफर्मेशन करते हैं कि मैं कुछ पॉलिसीज मेंटेन करता हूँ, कुछ लॉग्स पर्टिकुलर मेंटेन करता हूँ, मेरे जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैं अच्छे से मॉनिटर करता हूँ, अच्छे से इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ. तो इससे क्या होता है, इकोसिस्टम बिल्डअप होता है. एक प्रॉपर इकोसिस्टम क्या करता है, उनके यूजर को, उनका एम्प्लॉय को, उनका ऑर्गेनाइजेशन को एक सिक्योरिटी प्रिविलेज तक लेके जाता है. बट आप बताइए, इंडिया में इतने जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या सच में कंप्लायंस करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन करते हैं? ISO 9001-27001 सर्टिफिकेट ऐसे मार्केट में मिलता है. हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिसेस कस्टमर को बोले कि हमको करना चाहिए,
SOA रिपोर्ट ऐसे लेके बोलते हैं हम कंप्लायंट हैं, इससे क्या सिक्योरिटी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इससे क्या कंपनी पूरा टोटल सेफ एंड सिक्योर हो सकता है? नहीं। तो कंप्लायंस उसके जगह सही है, जैसे DPDP इंडिया में आया, उससे क्या होगा, एक रेगुलेशन बॉडी क्रिएट हुआ, उससे क्या हुआ, एक अवेयरनेस क्रिएट हुआ कि हाँ हमको ये बेसिक स्टेप लेना है, बट उसके बाद उसको 24/7 मॉनिटरिंग तो करना है, सॉक सेटअप तो बनाना है। लोग क्या सोचते हैं, कंप्लायंस हो गया मुझे और 24/7 मॉनिटरिंग का जरूरत नहीं है, मैं रेड टीमिंग एक्सरसाइज पर करूंगा क्यों? अब सोचिए एक वेंडर है, बिल्कुल वो साइबर सिक्योरिटी कंपनी, वो चेक करता है कि ये BAPT रिपोर्ट है, सब ठीक है, बट जब तक वो कंपनी रेड टीमिंग एक्सरसाइज करेगा ही नहीं, वो कैसे कंफर्म होगा वेंडर सही काम कर रहा है कि नहीं? तो ये सारे लैक्स तो ऑर्गेनाइजेशन फेस कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कंप्लायंस इज द बेसिक फाउंडेशन। उसके बाद उनको ये सारे चीज उनके डे टू डे प्रैक्टिसेस में, पॉलिसीज में, लॉग मॉनिटरिंग से लेके रेड टीमिंग एक्सरसाइजेस तक, उनका पूरा होल इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनका ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड प्रोसीडियर्स को एक अच्छा सिक्योरिटी बेस्ड प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करना बहुत ही जरूरी है। उसी दौरान आप ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस करते होंगे, आप बताइए, कंप्लायंस हो या वो BAPT किया हो या कुछ भी किया हो, 149 मिलियन पासवर्ड लीक्ड हो गया है इंस्टाग्राम का। ओके अभी रिसेंटली फरवरी में ही कार गुरुज उसका पासवर्ड लीक हो गया। मोबीक्विक या कोई भी एक कंपनी उठा दीजिए, उसका बहुत सारे डाटा लीक होते ही रहते हैं। आप बताइए, आपका एक्सपर्टीज, आपका फॉरेंसिक्स का एक्सपीरियंस है कि ये ब्रीच क्यों होते हैं और ये ब्रीच कैसे होता है? बिल्कुल, देखो देखो 2-3 चीज़ें हैं इसके लिए। आप ये समझो कि जो 3-4 नाम गिनाए हैं या जो हमें मालूम है, बेसिकली जरूरी नहीं कि दीज आर दी ओनली एंटिटीज दोज पासवर्ड हैज़ बीन लीक्ड। और कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि डार्क वेब की बात की जाए, अगर ये किसी भी प्लेटफॉर्म के मार्केट प्लेस की बात की जाए, तो आजकल कोई भी व्यक्ति, कोई भी टेकी या सिक्योरिटी प्रोफेशनल, इफ सपोज दे डू हैव अ नॉलेज ऑफ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, और अगर वो VAPT भी हल्का जानता है या थोड़ा सा टेक्निकली साउंड भी है, तो अगर गूगल में भी जा करके किसी व्यक्ति का, किसी का नंबर, ईमेल ID को सर्च करता है, तो आप समझिए कितने सारे बॉट्स, फ्री सर्विसेज इतनी अवेलेबल हैं, हाँ, जहाँ पे आपको किसी व्यक्ति के बारे में प्रोफाइलिंग करना बड़ा इजी हो जाता है। तो सोशल मीडिया इज लाइक अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म और अ वेपन वेयर एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो जैसे आपने 2-4 का एग्जाम्पल दिया कि ये ब्रीच हुए तो इसका रूट कॉज क्या रहा, व्हाट इज द सिचुएशन बिहाइंड दैट। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं कह सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एरर। ह्यूमन जानता है कि अगर मैं अच्छे पैसे लगा करके अच्छा फायरवॉल परचेज कर सकता हूँ तो मेरी कंपनी सेफ है, और अगर मैं अच्छे इक्विपमेंट यूज़ कर सकता हूँ, पेरिफेरल डिवाइसेस यूज़ कर सकता हूँ, मॉनिटरिंग सेटअप कर सकता हूँ, मतलब प्रिडिक्टिव इंटेलिजेंस की चीज़ें भी कर सकता हूँ। पर अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है, अगर पीपल और प्रोसेस आपका दोनों वीक है, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं। क्लियर, टेक्नोलॉजी भी ठीक है, प्रोसेस भी ठीक है, अब पीपल जो है उसको ये मिलता है कि हाँ हमारी कंपनी सो एंड सो सर्टिफाइड है। अब हैकर भेजता है कि ओह दैट्स ग्रेट, वी गॉट टू नो दैट योर कंपनी सर्टिफाइड, सो काइंडली चेक द चेकलिस्ट। अब वो वही डॉक्यूमेंट भेजता है, उस डॉक्यूमेंट में कोई एक्सप्लॉइट किट बाइंड रहता है। करेक्ट, आप समझिए ध्यान से, और हम उसको क्लिक करते हैं जस्ट इस चीज में कि चलो वेरीफाई कर लेते हैं। यू नेवर नो, सोशल इंजीनियरिंग इज अ सेकंड मैकेनिज्म जो बहुत ही बेहतरीन चीज है हैकर्स के लिए, क्रिमिनल्स के लिए। इवन दो जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, तो सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स इज द सेकंड थिंग वेयर यू कैन से दैट कि many people are still trapped because of these kind of situation. तो पहले कॉल्स आया करती थी कि हेलो मैं प्रीति बोल रही हूँ और मुंबई हेडक्वार्टर से बोल रही हूँ, SBI से। आपका OTP आया होगा क्योंकि आपको बस वेरीफाई करना है अपने बैंक अकाउंट का KYC को लेकर। अब वो जमाना चला गया, अब कोई कॉल नहीं करता। अब क्या होता है, हमारे फोन ऑलरेडी कम्प्रोमाइज होते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन से, और ऐसी एप्लीकेशन हमें कहाँ से मिलती हैं? एड से, Instagram से, रील्स से, शॉर्ट से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। It's not only the platform which I'm saying right now. There are many platforms. So what is happening? These things are coming from there. Correct. We install the fake application CPK file and we don't know exactly what sort of permissions we have granted them. True. अब परमिशन दे दिया, हमारा एसपीएस एक्सेस चला गया, हमारा कॉन्टैक्ट चला गया, गैलरी चली गई। सेम चीज़ अगर हमारे फ़ोन के अलावा अगर सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे फ़ोन में क्रैक्ड एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं। True.
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी यूज़ कर रहे हैं क्रैक्ड वर्जन, और टॉरेंट की तो बाढ़ है ऐसे, क्रैक सॉफ्टवेयर इसलिए मिलते हैं, वो कीजन से लेकर के सारे यूज़ करते हैं फ़ोन में। ऑनलाइन वेबसाइट्स में भी पीडीएफ को मर्ज करना है, पीडीएफ को एडिट करना है, आई लव पीडीएफ जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। आई मीन टू से दैट दीज आर द सोर्स where we are the victim, where we just downloading these kind of platforms or applications, and hence we are compromised. So that is one of the other medium which you can see that are social engineering tactics which is there. चौथी मेन चीज़ जो समझदारी की बात ये है कि ऐसे बहुत से कंपनीज और यूजर्स हैं जिनके डेटा अगर मार्केट में नहीं है तो ये मतलब नहीं है कि वो हैक नहीं है। ट्रू। वो कहते नहीं है कि मतलब अगर आप न्यूज़ में हैं तो जरूरी नहीं कि आप अटैक हो चुके हैं, आपके डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। Correct. तो ऐसे काफ़ी मैकेनिज्म्स है जहाँ पे अब बात करें तो टेक्निकल लेवल की, सो देयर इज कॉल्ड वल्नरेबिलिटीज, वीकनेसेस आर देयर, एंड द कंपनीज हु प्रोवाइड सिक्योरिटीज, नो डाउट वो भी टारगेट में ज़्यादा रहते हैं, उनके भी डेटा पब्लिकली हो सकते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मेरी बिल्डिंग सिक्योर है पर मेरा वॉचमैन सिक्योर नहीं है, उसके वॉचमैन के फ़ोन में भी कोई एमडीएम डिवाइस, एक एप्लीकेशन है जो ये बताती है कि इस कंपनी में इतने लोग कार्य करते हैं। तो अगर मान लीजिए एमडीएम डिवाइस का एमडीएम एप्लीकेशन हैक नहीं होता है, उसका फ़ोन हैक होता है किसी और तरीके से, करेक्ट, और वो एक्सेस ले लेता है, प्रिविलेज एक्सेस ले लेता है, जैसे हम कह सकते हैं लेटरल मूवमेंट टेक्निकल भाषा में, और उसके माध्यम से वो और एम्प्लॉय का डेटा भी ले लेता है। तो कहीं ना कहीं यह हुआ कि ये कंपनी का डेटा हैक हुआ, पर कंपनी तो सेफ थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एरर अगेन द थिंग्स प्लेड रोल। तो काफ़ी ऐसे पॉइंटर्स हैं, वल्नरेबिलिटीज, एक्सप्लॉइट्स एंड ऑन डेटा ब्रीच एंड डेलिबरेटली गिविंग इन्फॉर्मेशन टू मार्केट प्लेस। हम मॉल जाते हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमें लगता है कि हम डेट नंबर ही तो दे रहे हैं, और आपको पता नहीं कि नंबर से ये क्लियर हो जाता है कि हाँ ये एक फीमेल है जिसकी उम्र 34 साल है और इसका ये नंबर है। हम फ़ोन देने जाते हैं शॉप में, अगर हमारा फ़ोन ख़राब हो जाता है फॉर एग्जांपल, कि हमारा फ़ोन को चेंज करना है, स्क्रीन टूट गया है, सो द डेटा इनसाइड दैट वी डोंट नो एक्जैक्टली व्हाट डेटा दे आर कॉपिंग, ट्रू, एंड सिंपली दे आर सेंडिंग नाउअडेज सीसैम कंटेंट्स, पोर्नोग्राफिक कंटेंट्स सब मार्केट प्लेस। आप कभी गूगल कीजिए, ये बहुत से ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जहाँ पे हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। परफेक्ट। पर मेरा ये कहना है कि अगर मान लो आपके पर्सपेक्टिव में या फिर डेटा ब्रीच हो गया, तो आप सिटीजन को या कंपनी को क्या राय देना चाहोगे एग्जैक्टली, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं और जो भी कंपनीज हैं उनके लिए रेगुलेशंस एंड रिकमेंडेशंस है, ब्रीच होता है तो पहले रिपोर्ट करिए, क्योंकि आप जब तक रिपोर्ट नहीं करते हो तब तक वो पब्लिक डोमेन में आता नहीं है। पर ये भी मैं यहाँ काटना चाहूंगा, बट ये भी क्लियर नहीं है ना कि लोग रिपोर्ट कहाँ करें। परफेक्ट, हाँ। तो ये थोड़ा सा मतलब इस पे पॉइंट करना कि एग्जैक्टली कि Definitely. क्या इशू है, कहाँ रिपोर्ट करना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से 3 चीजें साइमल्टेनियसली कंपनी को देखना चाहिए। जैसे सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है एक्स, उसके ऊपर डाटा ब्रीच हुआ बिकॉज ऑफ सम वल्नरेबिलिटी इशू विद इन देयर नेटवर्क, और वो हैक हुआ, और डाटा जो भी एम्प्लॉइज डाटा था, क्लाइंट डाटा था, वो सब लीक हो गया, और जो हैकर था वो सारा डाउनलोड कर दिया। अभी आप सोचिए, उसी मूवमेंट में कंपनी को कैसे पता चलेगा ब्रीच हुआ है? इफ ए ऑर्गेनाइजेशन दे हैव ए सॉक सिस्टम, 24/7 मॉनिटरिंग सिस्टम, तो उनको नॉर्मली अलर्ट्स आ जाएंगे कि देखिए ये डाटा यहाँ से डाउनलोड हो रहा है और ये सेंसिटिव लग रहा है, ये क्रिटिकल है और इसको स्टॉप करना जरूरी है। तो कंपनी को पहले तो आइसोलेशन सीखना चाहिए कि ये जो डाटा है इनको मुझे आइसोलेटेड करके रखना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो आईपी से वो अटैकर अटैक कर रहा होगा या उसको टारगेट कर रहा होगा, वो आईपी को ब्लॉक करना चाहिए। थर्ड, जो भी आइसोलेशन वो क्रिएट किया है उसको उसके जो एनवायरनमेंट है उससे अलग करना है, नहीं तो वो एनवायरनमेंट उसी के साथ जुड़ा है और उसको अटैक कर पा रहे बिकॉज ऑफ सम वल्नरेबिलिटी, तो ऑब्वियसली उसका होल नेटवर्क भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो वो आइसोलेशन के साथ एनवायरनमेंट को स्पेसिफाई करना चाहिए कि कहाँ पे वल्नरेबिलिटी है, और वो आईटी टीम और लीगल टीम को साथ में लेना है, और तुरंत उसको रिपोर्ट करना है सर्टिन जो CRTIN जो MIT अंदर आता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉडी है, उसको रिपोर्ट करना चाहिए उनके मेल आईडी पे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डाटा ब्रीच हुए हैं, और उनको नोटिफाई करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का गाइडलाइन है 24 आवर्स के अंदर उनको रिपोर्ट मैंडेटरी करना चाहिए। यदि आप कोई अलग स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर आते हैं, जैसे RBI के अंडर आते हैं, हम कुछ फिनटेक इंडस्ट्री चला रहे हैं, बैंक से, तो आपको RBI को भी रिपोर्ट करना चाहिए। सपोज आप एक ब्रोकरेज फर्म चलाते हैं, आप कुछ जैसे जीरोधा और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उस तरह का कंपनी है जो सेबी के गाइडलाइन के अंदर है, तो आपको सेबी को वो रिपोर्ट करना चाहिए। तो जो भी गवर्नेंस बॉडी है जिसके अंडर आप आते हो उनको भी रिपोर्ट करना जरूरी है। और जो डाटा आपका लीक हो गया है उनको तुरंत नोटिफाई करिए कि जो पासवर्ड लीक हुआ है उसको तुरंत चेंज करें।
या मल्टीवेक्टर ऑथेंटिकेशन एनाबल्ड करे, क्योंकि पासवर्ड तो चेंज हो गया, इसीलिए तो बैंक तो ऑलरेडी उसको पता है कि डाटा लीक होता है, इसीलिए 3 मंथ का पासवर्ड रिटेंशन टाइम रहता है उसमें पॉलिसी में, कि 3 मंथ बाद वो पासवर्ड फिर चेंज किया जाए। तो वो सेम पॉलिसी उनके ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होना बहुत ही मैंडेटरी है। उसके साथ साथ जो IR इंसिडेंट रेस्पॉन्स का प्लान है, BCP DRP का जो पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क है, उसको भी इम्प्लीमेंट करना बहुत ही जरूरी है। और साथ साथ जब आपको इन्वेस्टिगेशन रूट कॉज एनालिसिस आपको पता चला, उसके बाद वो कॉज फाइंड करने के लिए VAPT करवाइए, रेड टीमिंग एक्सरसाइज करवाइए कि ये इशू हुआ क्यों, अटैकर आपका ब्रीच कैसे हुआ, क्योंकि कहीं पे तो लूपहोल्स थे जिसके वजह से वो डाटा लीक हुआ। तो आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। तो वो तो आप तुरंत नहीं कर पाओगे, तो आफ्टर रूट कॉज एनालिसिस ही वो चीज आपको करना जरूरी है। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना जरूरी है। मेरे हिसाब से आज के डेट में इंडिया का सुपर पावर जो एप्लीकेशन है वो UPI है। वर्ल्ड वाइड इंडिया उसका एक फेम लेता है कि फ्लैगशिप प्रोडक्ट UPI है। ONDC, आधार, ये सब इंडिया के जाने माने एप्लीकेशन है, जो इंडिया का खुद का इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है, जो बाहर भी बहुत नाम हमको दिया है। बट स्टिल इसी इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन होते हुए हम लोग जो फ़ोन यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर चाइनीज़ मेड, जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं वो USA मेड है। आप इंस्टा पकड़ लीजिए, व्हाट्सएप पकड़ लीजिए, फेसबुक पकड़, जो भी एप्लीकेशंस। तो वी आर डिजिटली एम्पावर्ड और डिजिटली वीक। तो बड़ा मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मैं इसको आई विल ट्राई टू आंसर इन टेक्निकल एज वेल जनरल कंसर्न, बिकॉज डिजिटाइजेशन को देखते हुए हैकर भी डिजिटाइज हो रहा है। एग्जैक्टली। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि अगर हम बात करते हैं कि हम डिजिटली एक्सपोज है कि नहीं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि देयर सेवरल फ्री वेबसाइट, फ्री ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल्स, बॉट्स लाइक दैट, जहाँ पे आप अपना नंबर डालिए या अपना गाड़ी का नंबर डालिए, वो ये तो बता देगा चेजिस नंबर के माध्यम से कि कौन सी गाड़ी क्या है, एड्रेस क्या है, RTO के इन्फॉर्मेशन क्या है, चलान कितने हैं इवन दो। साथ ही साथ आप ये सोचिए कि कोई भी व्यक्ति जब नंबर की बात करता है, जैसे गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली कहा कि विदाउट नंबर टेलीग्राम्स व्हाट्सएप विल नॉट वर्क। करेक्ट। एंड व्हाई इट वाज हैपेंड, सिम बाइंडिंग द कॉन्सेप्ट दैट की। तो जब डिजिटल एक्सपोज की बात की जाती है तो नेशनल सिक्योरिटी भी एक पिलर है, जिसको देखते हुए यूजर्स की इंफॉर्मेशन वो लेती है, ताकि वह यह बता सके फ्यूचर में कभी कोई क्राइम होता है, कोई वॉयलेशन होता है या नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव चीज़ें होती हैं, तो हेल्प हो सके लीगल के या इन्वेस्टिगेशन को हेल्प आउट करने के लिए। तो डिजिटली एक्सपोज्ड के मैकेनिज्म में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, क्योंकि हम जब सुनते हैं कि इसका डेटा हैक हुआ तो हमारे माइंड में आता है कि यार गवर्नमेंट हैव सो मैनी थिंग्स एंड व्हाई द आधार डेटा हैज बीन हैक्ड, why the UPI data has been hacked, but the services which is linked with these product and all, maybe there are some sort of vulnerabilities. Correct. Third party supply chains are there. You heard about recently a restaurant there in Telangana, and a huge amount of lapse which we have found through some softwares like AI tools are there. Correct. They found the negligence and all that. मेरा कहना ये है कि कहीं ना कहीं पे एक टेक्निकल चीज़ें भी वर्कआउट करती हैं, जिसके लिए हम किसी को दोष तो नहीं दे सकते, क्योंकि ह्यूमन भी एक एंगल है। आपने फायरवॉल भले ले लिया है, बट अगर आप कॉन्फ़िगर करना नहीं जानते हैं तो इट्स वेस्ट। करेक्ट। अगर हम बात करते हैं हैकिंग हमें नहीं आती है, पर रैंसमवेयर एज अ सर्विस और ऐसे क्राइम वेयर एज अ सर्विस, ऐसे मार्केट प्लेस है जहाँ पे एक्सप्लॉइट बिकते हैं। करेक्ट। बस खरीदने वाला होना चाहिए, है कि नहीं? और क्रिप्टो करेंसी होना चाहिए, क्रिप्टो होना चाहिए। तो जब हम आज के यूथ में बात करते हैं या किसी भी सिचुएशन में, VPN, proxy, challenges, crypto, new technologies. If user is aware, if techie is aware, if he's using is for privacy perspective, maybe that thing may not help with the legal case, then what happened? तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। तो मेरा कहना है कि it's not only this company, this data has been leaked. There are many companies, even though the technical angles are also there, human angle is also there. But सबसे important ये है कि हमें किसी चीज़ को अगर कंप्लाई करते हैं
उसको एक डिसिप्लिन मैनर में वर्कआउट करना भी जरूरी है, रूटीन प्रैक्टिस होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक एक बार गाड़ी में पेट्रोल भराया तो लाइफ टाइम पेट्रोल जलता रहेगा, एक टाइम बिंग होता है, करेक्ट है कि नहीं? तो यूजर भी है, अगर उसको लगता है ऐसा फोन हैक हो गया है तो ऐसे काफी चीजें हैं जिससे वो वेरीफाई कर सकता है, समझ सकता है कि मैं कैसे अपने आप को अवेयर रखूं। सेम चीज कंपनीज के लिए भी होती है। तो एक पॉइंट आता है इनसाइडर, डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय। तो कभी कभी लोग खफा हो जाते हैं, जैसे लोग प्यार में खफा हो जाते हैं तो वैसे ही आप कह लीजिए टेक्निकली डेली एक्टिविटी से भी खफा हो जाते हैं, परेशान रहते हैं, रिवेंज हो सकता है। ही इज नॉट हैप्पी विद द सिस्टम एंड ऑल। यू हर्ड रिसेंटली वन ऑफ द कंपनी 17 ईयर्स तक उसने काम किया और फाइनली उसके ऊपर कोई एलिगेशन लग गया, बट हेल्स बिकॉज ऑफ द CCTV एंड डिजिटल थिंग्स वो हेल्स प्रूफ हो गया कि वो उसने गलत काम नहीं किया। करेक्ट। कहने का मतलब ये है कि इनसाइडर इज वन ऑफ द पिलर एज वेल, जो इस तरह के डेटा ब्रीच में बहुत ही मतलब कारगर सिद्ध होते हैं। हनी ट्रैप हो जाते हैं, डेलिबरेटली नहीं एक्सीडेंटली हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं लॉस तो हो गया ना। करेक्ट। तो थिंग्स आर देयर और AI इसमें हेल्प भी कर सकता है। बट मैं अगर ये कहूँ कि आप हमें बताओ कि एडॉप्शन ऑफ दिस AI, artificial intelligence into the area of governance, cyber security, fintech, hospital, everywhere. आपने देखा इंडियन समिट भी हुआ और बढ़ चढ़ के लोगों ने इस पे हिस्सा भी लिया और काफ़ी मतलब पॉजिटिव भी रहा इन चीज़ों को अगर देखा जाए सेंटिमेंट में। तो आप बताइए साइबर सिक्योरिटी की एरा में AI कैसे हेल्प आउट करेगा? देखिए AI तो काफ़ी सालों से, जब से ये एक हॉट हाइप बना हुआ है मार्केट में, तो ये साइबर सिक्योरिटी में ऑलरेडी यूज्ड हो रहा था, अभी भी हो रहे हैं। अब देखिए कोई भी सॉक प्रोडक्ट आज के डेट में आप उठा के लीजिए, SIM हो, SOAR हो, FIM हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसमें AI का यूज केस है। क्योंकि देखिए हर दिन इतने अलर्ट्स जनरेट होते रहते हैं, इतने इवेंट्स क्रिएट होते रहते हैं SIM टूल पे। AI बिना यूज करके आप उसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, उसको क्लासीफाई कैसे करोगे, कौन सा अलर्ट हाई सिवियरिटी और क्रिटिकल सिवियरिटी है, कौन सा लो है। तो AI यूज केस तो पहले से ही था। बट हाँ, कुछ चीज़ें जैसे अभी रिसेंट मोल्ट बॉट जब लॉन्च हुआ तो एंट्रोपिक का सबसे बड़ा मतलब जो वेनेजुएला अटैक में भी उनका रोल था, तब उनका एक सिक्योरिटी टूल भी आया। तो मैंने तुरंत मेरे टीम को बोला कि ये काम करते हैं, एक बार टेस्ट करते हैं कि ये AI टूल कैसे काम करता है। क्योंकि वो दावा करता था कि उसमें हम वल्नरेबिलिटी स्कैन भी कर सकते हैं, AI यूज करके हम सारे जो बग्स हैं वो निकाल सकते हैं। तो आप देखिए, फर्स्ट जब हम कोई डोमेन मिलता है, जब हम पेन टेस्टिंग करते हैं, कोई भी डोमेन हमको मिलता है, हम उसको प्रॉपरली जब टेस्ट करने के लिए जाते हैं, हम ग्रे बॉक्स टेस्टिंग करते हैं नॉर्मली, विच इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी होता है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग भी होता है। मतलब अंदर का लॉगिन के अंदर भी जो जो चीज़ें होते हैं वो बाहर अटैक सरफेस से भी अटैक करते हैं। बट एंट्रोपिक का जो दावा था, उसमें हम जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वो कैसे करेंगे? हम URL दें भी तो वो बोल रहे हैं मेरे पास बबसूट या नेसस ये सब का है ही नहीं, तो वो उसको कर नहीं पाता है। सेकंड, वो करता क्या है, हाँ, जो नॉर्मल OSINT का जो चीज़ें हैं, जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन गैदरिंग का प्रोसेस है, रिवर्स IP डोमेन चेक हो गया, ये सब चीज़ें वो कर सकता है। बट ये वल्नरेबिलिटी एनालाइज है ही नहीं। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि जितने भी AI हम प्रैक्टिस यूज कर लें, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी को, बट नेहा 0 डे कैसे निकालें? बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी ये आज के डेट में हर एक प्लेटफॉर्म में निकाला जाता है। अभी बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी इज अ लॉजिक बेस्ड वल्नरेबिलिटी, गिवन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। उसमें आप AI यूज करके वो लॉजिक वल्नरेबिलिटी कैसे निकाल सकते हो? अभी AI यूज करके मैं एक एंड पॉइंट को पूरा कंफर्म कर दूं कि ये सारे बग्स फिक्स्ड हैं और कुछ बग नहीं निकलेंगे, ऐसे हो ही नहीं सकता। बिकॉज साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज समथिंग विच इज अ वेरी कंटिन्यूअस इन मैनर। अब देखते हैं, आप आज कुछ अपडेट करते हैं, उसका 10 दिन बाद फिर एक अपडेट आता है जिसमें कुछ बग होता है, क्योंकि आप जब अपडेट्स भी करते हो वो कोड में कुछ बग्स रहते हैं। तो AI कैन सिंप्लीफाई, ऐड वैल्यू टू क्लासीफाई बग्स, टू नो द CVs, नो द CVSS स्कोर, नो द अलर्ट्स मैकेनिज्म, ये सब चीज़ में बहुत इजीली वो हेल्प करता है। बट जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का फील्ड है, उसमें मैनुअल एक्सप्लोटेशन का भी रोल बहुत ज़्यादा है। जैसे बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी हो गया, एक्सप्लोटेशन हो गया, जो क्रिएटिव एक्सप्लोटेशन है, जो 0 क्लिक एक्सप्लोटेशन है, वो सारे AI यूज करके हो ही नहीं सकते। वो मैनुअल एंड ह्यूमन इंटरवेंशन का जरूरत है। तो साइबर सिक्योरिटी में AI का भी यूज केस है, बट साइबर सिक्योरिटी इटसेल्फ इज ए ह्यूमन एंड क्रिएटिव रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड। इनोवेशन होना जरूरी है। इनोवेशन होना जरूरी है। 0 डेज कभी भी AI निकाल के दे ही नहीं सकता। कोई ह्यूमन, कोई हैकर जो रिसर्च किया होगा वही ही निकाल सकता है।
तो मुझे लगता है AI कैन सिंप्लीफाई टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी, बट साइबर सिक्योरिटी इटसेल्फ इज ए फील्ड, क्योंकि AI में भी बग्स निकलते हैं, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, करेक्ट। AI के जो एप्लीकेशंस होते हैं उसमें भी बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज होते हैं, तो उसको कौन टेस्ट करेगा यदि AI खुद बग निकाले तो आप बताइए, क्योंकि आपका सारा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस डिजिटल फॉरेंसिक एंड साइबर फॉरेंसिक के ऊपर है, आज क्राइम जो रेट में बढ़ रहा है, साइबर क्राइम बेसिकली, रैंसमवेयर 3.0, फिशिंग 3.0, न्यू लेटेस्ट ट्रेंड्स, मतलब चालान आरटीओ वाला तुरंत शुरू हो गया। अभी देखिए 8 पे कमीशन शुरू हुआ है, तो उसका भी एप्लीकेशन शुरू हो गया, तो इट्स ए ट्रेंड, तो लोग इसमें फंस जाते हैं। तो आप बताइए, ये जो AI का जमाना है, जनरेटिव AI का वे है, क्योंकि हैकर AI यूज करके भी हैक कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो आप एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट, एज ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और गवर्नमेंट बॉडी के हिसाब से आप क्या सोचोगे कि आप वो AI यूज करके जो हैकर हैक कर रहा है उसको आप मात दे पाओगे? ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तो कहूँगा कि सबसे पहली चीज़ तो जानना ज़रूरी है कि ये अटैक होते कैसे हैं, करेक्ट, ये थ्रेट्स क्या है। क्योंकि अगर पुराने ज़माने में डकैती हुआ करती, घोड़े से आया करते थे, हाँ, करेक्ट, चोर डकैत पूरे बंदूक सबके साथ है। आज के ज़माने में वो है ही नहीं। आज ज़माने में बंदा कहाँ बैठा है? नेट के पीछे बैठा है, लैपटॉप में बैठा हुआ है, हो सकता है वो इस दीवार के उस पर बैठा हो सकता है वो 7 समुंदर पार कहीं बैठा हो। करेक्ट, अटैक्स कहीं से भी हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट मेरा कहना ये है कि when you're talking about any government perspective, so of course there's a mechanism where user can report a crime or a complaint or a incident basically. तो जब certain की incident report होती है कि भाई ये हुआ है, तो certain is aware with the thing. Certain is basically computer emergency response team. And it's a nodal agency for India for incident response matter pertaining to cyber security. But hence, when it comes to cyber crime, then Indian Cyber Crime Coordination Center, I4C, is a body. It is a part of Ministry of Home Affairs that is dealing with the same thing to maintain a safer ecosystem into the area of cyber crime. करेक्ट। तो इसको जोड़ते हुए हम बताते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि फर्स्ट दे अंडरस्टूड एग्जैक्टली व्हाट सॉर्ट ऑफ थ्रेट्स आर देयर एंड द थ्रेट्स का मोडस ऑपरेंडी क्या है, Correct. थ्रेट एक्चुअली आता कहाँ से, अटैक वेक्टर क्या है, अटैक मीडियम क्या, अटैक सरफेस क्या है। तो जब पहले प्रीति फोन करती थी, अब वो प्रीति फोन में करके एक एसएमएस आता है कि हाय हेलो आई एम प्रीति एंड यू काइंडली लेट्स मिंगल ऑन टिंडर और समवेयर एल्स। तो अब वो मैसेज आया, तो मैसेज में जब लिंक मैंने क्लिक किया, वो लिंक छोटा सा था और क्लिक करते ही HTTPS भी था, एंड आई क्लिक दैट लिंक सिंपली टू ओपन अ टिंडर एप्लीकेशन और मे बी अ नैरेटिव बेस्ड एप्लीकेशन। तो अगर आप कहते हैं कि 8th पे कमीशन का है, तो आप ये मान लीजिए कि उसमें हाय मैं प्रीति आपका 8th पे कमीशन का वो देखिए, बेसिकली अपना सैलरी स्केल देखिए, या फिर RTO है तो हाय इट्स उत्तर प्रदेश पुलिस और इंडिया के कोई पुलिस ले लीजिए, आपका RTO चलान गाड़ी नंबर सो एंड सो रैंडमली एक्सेस करके एंड प्लीज फील अदरवाइज इट्स वी विल पेनलाइज वेरी हैवीली डर। तो ये SMS के माध्यम से जो फिशिंग आई, एसमिशिंग कहलाया। तो वॉइस में जो पहले हुआ वो अलग चीज थी, अब कॉल के थ्रू, सॉरी मैसेज के थ्रू, यू क्लिक दैट थिंग, इट ओपन अ वेबसाइट, करेक्ट, and when you open a page it could be download any sort of random malicious applications called a side loading application, and when you download this is one medium. So the attack vector here is what exactly a SMS. So to counter that SMS, sender कहाँ से था, link कहाँ से था, तो गवर्नमेंट उसको वेरीफाई करती है, उसको ब्लॉक करती है, एंड हेंस गवर्नमेंट इज लिटरली डूइंग हार्ड जॉब टू ब्लॉकिंग बस। बट वो आपने कहा हैकर, ऑटोमेशन, जनरेटिव AI, आप एक बंद करोगे 20 लेके खड़े हुए। करेक्ट, एक IP बंद ब्लॉक हुआ, 10 IP और है, 10 आ गए। आप एक डोमेन बंद करते हैं कि API तो बंद करते हैं, एक सब डोमेन ही तो बंद करते हैं। सो द मोमेंट व्हेन यू बैन और ब्लॉक समथिंग, अगेन कम विद न्यू नैरेटिव। अब न्यू नैरेटिव क्या हुआ, वो कुछ भी हो सकता है। तो साइबर में आए दिन यही मेथड है, और वहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। वन इज कॉल्ड द फोन नंबर, which is a unique identity of a user. Anybody can use multiple SIMs, but उसके लिए भी गवर्नमेंट ने लगाम कसी हुई। Point number 2, there is a IP address, or it could be a website, it could be a domain. So when you have a domain IP address, it's again a like indicative in nature. It's not accurate that कि ये IP दीपक का ही है। हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में वो GMT चेंज हुआ, हो सकता है कि वो IP मैन इन द मिडिल अटैक रहा हो। तो MITM जैसी चीज़ें अगर होती हैं, मैन इन द मिडिल अटैक होता है, तो अकाउंटेबिलिटी किस पे जाएगी?
कोई क्रैक्ड वाईफाई पे पुश करके, दैट इज द सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट होता है आपका बेसिकली फाइनेंस। सारी चीज़ों का जड़ तो मुद्दा पैसे का ही तो है, करेक्ट। डेटा का तो है। डेटा चोरी होगा, पैसे चोरी हुए, तो थर्ड पॉइंट जो था आपका यूपीआई जैसी चीज़ें, बैंक, सारी चीज़ें, ये सारी कनेक्ट होती है। और फाइनली होता क्या है, फाइनली आपके फाइनेंशियल लॉस होते हैं। इसके बाद अगर पुलिस कुछ वेरीफाई करती है तो वो टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, लीगल इश्यूज हो सकते हैं, एडमिन की उनका केवाईसी प्रॉपर नहीं है, म्यूल अकाउंट्स यूज़ किए जा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो यूएसडीटी में, मोनेरो में, ऐसे करेंसीज में जिसका प्रॉपर एक लीगल डिज़ाइन नहीं है, तो ऐसे चैलेंजेस हैं। करेक्ट। तो हमारी चीज़ें आती है कि गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में, अटैक से पर्सपेक्टिव में जो अवेयरनेस है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। तो ऐसे साइबर दोस्त इज वन ऑफ द मैकेनिज्म, वन ऑफ द सोशल मीडिया हैंडल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के माध्यम से साइबर दोस्त को फॉलो करके भी लोग काफ़ी अवेयर होते हैं, समझते हैं कि नया ट्रेंड और नई चीज़ें ऐसी क्या चल रही हैं। और अगर हम इन चीज़ों को समझते हैं, साइबर सिक्योरिटी के CIA रूल को समझते हैं, हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव में अगर हम प्रोसेस को, पीपल को और टेक्नोलॉजी को समझते हैं, तो एक साइबर हाइजीन एक वर्ड आता है जो जानना बहुत ज़रूरी है हमारे पर्सपेक्टिव में। तभी हम चीज़ों को काउंटर कर पाएंगे। और काउंटर नहीं करेंगे तो जो सिचुएशन आज देशव्यापी में हो रही है, डिफरेंट कंट्रीज, नॉन फ्रेंडली नेशंस, व्हाई दे आर हैप्पी? बिकॉज दे हैव डेटा। जब डेटा है तो दे डू एवरी, दे हैव द लोकेशन ऑफ योर, they have the permission of you, they have like contact details of you, everything they're tracking in everything, आपका health record कैसा है। तो yes, sometimes it's the misuse of this technology and hackers are far ahead like that one, but what I'm saying that you said ना कि AI को replace क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पे human intervention important होता है। तो मेरा भी मानना ये है कि आज के इस discussion के माध्यम से if user will get to know कि कंप्यूटर पे लाइक इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ है, बट सिक्योरिटी के लिए VAPT, असेसमेंट, सिक्योरिटी ऑडिट, कंप्लायंस, अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन चीज़ों का अगर रीयूज़ हो, और ये जाने की अगर हमें कभी प्यास लगती है तो हमें पानी पीना है, अगर हमें ये चीज़ ऑर्डर करना है तो ये प्लेटफॉर्म है, अगर हम लुट जाते हैं तो हमें इस नंबर पे, इस वेबसाइट पे रिपोर्ट करना है, तो सारी चीज़ें हो सकती है। मेरे ख्याल से ही सारा एंगल है अपडेट होने के लिए, एडवाइजरीज के लिए, सारी चीज़ें। तो दैट इज़ अ पॉइंट फ्रॉम माई साइड फॉर दी। अब मैं अगर पूछूँ लास्ट में क्लोजिंग रिमार्क के लिए कि ऐसे क्या सिंपल पैरामीटर्स हैं यूज़र्स के लिए, पहले तो जो अपनी सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं अपने डिवाइस में, बिकॉज ह्यूमन आर यूजिंग द फोन एंड दैट फोन इज नॉट अ मोबाइल फोन, इट्स अ डिजिटल बॉम्ब, क्लियर। तो उसको कैसे सेव कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ अगर कभी ऐसी प्रैक्टिस होती है कि कंपनी को कुछ करवाना है तो वो व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। देखिए, जब भी साइबर सिक्योरिटी और क्राइम ये दोनों का बात होता है, मैं दो चीज़ बोलता हूँ। एक तो हो गया इंडिविजुअल सिक्योरिटी, एक हो गया एंटरप्राइज सिक्योरिटी। ये दोनों प्रोपोर्शनेट है और डिपेंडेंट भी है। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में 2000 लोग हैं, वो 2000 लोगों का जो क्लाइंट डाटा है, जो कस्टमर रिलेटेड डाटा है, वो जितना सेंसिटिव है, उनका इंडिविजुअल सिक्योरिटी भी उतना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों चीज, दोनों परख हमको समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल में भी उसका एम्प्लॉय का सिक्योरिटी, उसका डाटा का सिक्योरिटी, उसका खुद का क्लाइंट का सिक्योरिटी, ये सब चीज सिक्योर होना बहुत जरूरी है। उसके लिए पैरामीटर्स हैं, गाइडलाइंस है, प्रॉपर रिकमेंडेशन प्रैक्टिसेस है कि इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। जैसे हम जो सर्विस देते हैं नॉर्मली, जो 360 डिग्री सर्विसेज है, उसमें VAPT क्या कर लेने से वो पूरा सिक्योर हो जाएगा? नहीं, वो VAPT के साथ साथ जो भी प्रिकॉशनर चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। VAPT करना जरूरी है, उसका पॉलिसी भी होना जरूरी है, उसका एम्प्लॉय, अभी जो एम्प्लॉय है वो कोई कॉम्पिटिटर का एम्प्लॉय है जो आया है, पेन ड्राइव लगाया, की लॉगर या जो भी टेक्निक्स है उसको यूज़ किया और सारा डाटा लेके चला गया, आप क्या करोगे? सारे सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस थे, तो इनसाइडर थ्रेड्स भी होते हैं, तो रेटिमी एक्सरसाइज होना भी जरूरी है, उसको वेरीफाई करना भी जरूरी है। सॉक मॉनिटरिंग, बस हम बोल देते हैं SOC मॉनिटरिंग है, बट सॉक में बहुत सारे पहलू हैं, जिसमें SIEM आता है, SOAR आता है, UBA आता है, जो यूजर एंटिटी बिहेवियरल एनालिसिस भी किया जाता है, FIM आता है, फाइल इंटीग्रिटी, फाइल डिलीट हुआ, ये फाइल अभी एडिशन हुआ है, ये अभी मॉडिफाई हुआ है फाइल, ये सब भी ट्रैक किया जाता है। देन कंपनी का फुल प्रोस्पेक्टिव जो है, उसका एम्प्लॉय ट्रैकिंग से लेके उसका कंप्लायंस तक, ये एक पूरा पहलू है। देन आ गया जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी के बारे में यदि बात करेंगे,
देखिए फोन तो जैसे आप बोले डिजिटल बॉम्ब है। फोन में जब इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है, वो सिम से हो या वाईफाई से, वो बॉम्ब एक बड़ा बॉम्ब IoT बन जाता आईओटी क्रिएट कर देता है। मतलब वो तो खुद हैक होगा और उससे जो भी हम डिजिटल तो डूबेंगे, आइडेंटिटी सनम तुमको भी ले डूबेंगे। उसको भी लेके डूबेंगे। करेक्ट। तो अब सोचिए, एक आप देखेंगे जो अटैक करता है अटैकर, वो आपका फोटो लगाता है और आप ही के जो दोस्त है एग्जैक्टली उसी को टारगेट करता है। तो डिजिटल आइडेंटिटी एक डिजिटली इंटरफेस में सीमित नहीं है, वो हर किसी के पास है। तो उसको सिक्योर करने के लिए मैं यदि एक लाइन पे बोलूं उससे होगा नहीं। बिल्कुल। और कोई बोला भी तो उसको आप करके सिक्योर हो ही नहीं सकते। अभी आप सोचिए आपका फोन टोटली सिक्योर है, आप सोच रहे हो मुझे कोई हैक नहीं करेगा। नहीं, बट तब भी मेरा कहना ये है कि एक बेसिक पैरामीटर्स, 4-5 पॉइंटर्स जो काम व्यक्ति कर सके। हाँ। रीजन ये है कि हर तरह के पहलू में जब देखा जाता है हाँ। तो ये माना जाता है कि जो व्यक्ति का फोन है वही अकाउंटेबल है, क्योंकि OTP उसी पे ही आना है। करेक्ट। और अगर उसका डेटा चोरी करना है कंपनी का या कोई भी ऐसा है तो वो वही मैकेनिज्म। हाँ। तो इसीलिए तो मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं जो मेरे सारे इंडिविजुअल्स को बोलता हूँ कि 2 ईमेल आईडी यूज करिए, 2 फोन नंबर यूज करिए। जो मेल आईडी आप यूज कर रहे हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक के साथ, उसको पब्लिकली एक्सपोज मत करिए। उससे होता क्या है, जो हैकर है, जो अटैकर है, जो स्कैमर है, उसको पता ही नहीं है आपका मेल आईडी कौन सा है। यदि आपको कॉल आता है, आप तुरंत फियरलेस होकर बात कर सकते हो, ये नंबर तो मेरा कनेक्टेड ही नहीं था। जो पब्लिकली आप अवेलेबल है जो नंबर, वो और ईमेल आईडी, उसको बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए यूज ही मत करिए। ये यदि आप करेंगे 60 to 70% चांसेस से आप सेफ गार्ड हो जाओगे। उसके बाद आपके अंदर पैनिकिंग, फियर, सेम और ग्रीड, ये सब चीज से आपको दूर रहना है। तो बिल्कुल मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि जो ये हमारी इंद्रियां होती हैं, इन इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए। करेक्ट। ग्रीड, लालच में आदमी फंसता है, क्योंकि नैरेटिव अगेन बहुत सारे आएंगे। करेक्ट। डर जाता है, फियर जिसे बोलते हैं। एक लस्ट भी होता है। हाँ। कि लव लस्ट वाली चीज़ों में लोग फंस जाते हैं कहीं पे। तो ये अगर हम इन चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं तो मैक्सिमम ये चीजें हैं कि रोक सकते हैं। पर हाँ, वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है इस चीज का। उसके लिए एक लाइन पे कोई बोल ही नहीं सकता। आप देखिए ओटीपी, आप बहुत लोग बोलते हैं ओटीपी आप मत दीजिए। ओटीपी बाईपास का हजारों मेथड्स हैं। एग्जैक्टली। आपका स्पाईवेयर है, आपका मालवेयर है, क्लिक से आपका ओटीपी चला जाएगा। अभी एंड्रॉइड में एक बग आया, पिक स्नैपिंग बोल के उसका नाम है। वो पिक्सेल वल्नरेबिलिटी था, मतलब वो स्क्रीनशॉट ही ले लेगा और आपका ओटीपी वो खुद अटैकर पता चलेगा। तो ओटीपी आप शेयर करिए ना करिए, क्या फर्क पड़ता है। बट हाँ, कुछ प्रिकॉशनल चीजें हैं, प्रिकॉशंस हमको लेना जरूरी है। जैसे पब्लिक वाईफाई है, उसको कनेक्ट कर लेते हैं लोग फ्री वाईफाई के चक्कर में। स्नीफ होता है डाटा, सारा फोन का डाटा चला जाता है, तो उससे भी ध्यान रखना चाहिए। आप सोचिए बहुत सारे एयरपोर्ट्स में जो यूएसबी केबल था उसको लगा देते थे और यूएसबी से उनका फोन का सारा डाटा चुरा के ले जाते थे। तो वो सब चीज भी हम ध्यान नहीं रखेंगे और फोन में ओटीपी बस शेयर नहीं करेंगे तो सिक्योर होंगे कैसे चलेगा। तो आई थिंक ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए साइबर अवेयरनेस को, जो न्यू ट्रेंड है, जैसे आप बोले नैरेटिव है, उसको भी समझना जो, क्योंकि नैरेटिव आज 8 पे कमीशन का है, नैरेटिव आज आरटीओ चालान का है, 6 मंथ बाद और कुछ नैरेटिव होगा। अभी सबसे बड़ा नैरेटिव चल रहा है इसको डिजिटल अरेस्ट को लेकर के। लोग कॉल करते हैं पुलिस अफसर बन करके, अधिकारी बन करके कि आपने कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट मूवी देखी हुई है, आपने ऐसा कुछ एक्सेस किया है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, CSAM जैसे कंटेंट को आपने देखा है, या फिर आपका नंबर किसी अटैक में, बॉम्ब ब्लास्ट में पाया गया, मैं इंटेलिजेंसी से बोल रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो व्यक्ति समझदार नहीं है वो डर जाता है और वह अपने आप को कहीं कनेक्ट नहीं करता और वह उन चीज़ों को फॉलो करता है जो बेसिकली वो क्रिमिनल, एक फ्रॉडस्टर कहलाता है। यह एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक बड़े पैमाने पे किया जाता है। एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं और यह सिर्फ फास्टैग, 8 पे कमीशन, RTO, ऐसे शादी के कार्ड, इन चीज़ों पे नहीं, इससे हर तरह की चीज़ों से कनेक्टेड है। तो ये हमें जानना ज़रूरी है। और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट, इफ सपोज एनी इंसिडेंट हैज़ बीन हैपेंड विद द यूजर्स जनरली, दे शुड नो मल्टीपल reporting platforms are there. One of the platform that is basically cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in, and similarly second is the helpline number which is 1930 in India, 1930। इस पर आप कॉल करें। साथ ही साथ साइबर दोस्त जैसे प्लेटफॉर्म को फॉलो करें। कंप्यूटर बेस्ड रिस्पॉन्स एंड सर्टेनिटी गाइडलाइंस आती हैं। संचार साथी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको फॉलो कीजिए, तभी आप जा करके अपने आप को सेव कर सकते हैं। पैनिक ना हुए। अगर आप पैनिक होते हैं तो आप
कि उस इशू को दोबारा लेकर के हैकर आप पे हावी हो सकता है और आपका डेटा तो एक बार चला ही गया तो दोबारा भी ये चीज़ें हो सकती हैं. सो दैट इज़ दी some very important pointers from my side to all the citizens and the person they must follow, because if you not follow right now then maybe you are the next victim. करेक्ट, ट्रू. और लास्ट क्लोजिंग जो चीज़ें हैं जो करंट सिनारियो में चल रहे हैं, मैं चाहता हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करें. और आपका जो एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि हैकर तो जो अटैकर हैं जिनका माइंडसेट है कि मुझे ये जो इजी मनी कमाना है वो तो करते रहेंगे, बिल्कुल. और लोग जो हैं जो कभी चाहते भी नहीं है कि मैं हैक हो जाऊं, वो फंसते भी रहेंगे. तो आप एज ए इन्वेस्टिगेटर, आप एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट, मुझे ये बताइए, जो नया ट्रेंड है, जो नया मेथोडोलॉजीज है, जो इन्वेस्टिगेशन का, जो लॉ एनफोर्समेंट यूज़ करते हैं, जैसे आप उनको ट्रेन करते हैं, जैसे वो एम्पावरमेंट वो यूज़ करते हैं उनके डे टू डे प्रैक्टिसेस में, वो क्या है, जैसे वो हैकर डरें आगे वो ठगने से. देखिए, ये क्वेश्चंस कभी भी पब्लिकली तो मैं ऑफ कोर्स कोई रिवील करता नहीं है, और मैं शायद इस मंच पे इस चीज़ को साझा भी ना कर पाऊँ, क्योंकि सिंपल सा ये सारी चीज़ें, यही गलतियाँ होती हैं कि हम उन चीज़ों को रिवील करते हैं और उसी बाइट को, उसी टेक्नोलॉजी को समझ करके वह व्यक्ति इसका मिसयूज करके क्राइम कर सकता है. बट इतना मान के चलिए कि अगर मतलब जो लॉ है अपना, जुडिशरी सिस्टम है, इट्स अ सुप्रीम, उससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं है. तो वायलेशन अगर कहीं होती है तो उसके लिए एवरीबडी इज पनिशेबल अगर वो उसमें कन्विक्ट होता है. तो इसको मैं संक्षेप में कहूँगा तो न्यू टेक्नोलॉजीज में लाइक एडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज़ वन. Second, the data set, the portal which already have the suspect data where they can correlate the any investigation angle. Like suppose एक व्यक्ति है दीपक कुमार और वह एक किसी क्राइम का शिकार हो जाता है, तो वह जब रिपोर्ट लिखवाएगा या इंसिडेंट लिखवाएगा तो IOCs मेंशन करता है. IOCs मतलब सिंपल इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस. तो यानी वो फ़ोन नंबर लिखता है कि मुझे इस सस्पेक्ट ने, इस यूज़र ने मुझे लूटा. वो ये बता सकता है कि मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट किया गया, और बोल सकता है कि वह VP बन के बात कर रहा है. तो ये जो डेटा होता है जब ये पोर्टल पे जाता है तो बैक एंड में ऐसे अदर स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसीज या पुलिस उस चीज़ को समझती हैं और मल्टीपल इंफॉर्मेशन को लेकर के दे ट्राई टू डू एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स, एंड अकॉर्डिंगली थिंग्स हैज बीन बस्टेड आउट. एंड नो डाउट इन देयर यू हैव सीन वेरियस investigation where the compound, the nexus has been like busted. Yes. And it is in big shape, like इतने सारे करोड़ के funds, numbers, users, phone, mindset, सबको किया गया इस ऑपरेशन के माध्यम से. तो these are the things which is happening there. और third, very important, it's a law. The adoption of new BNSS and ITX और जो भी relevant आपके regulations कह लीजिए, rules कह लीजिए, SOPs कह लीजिए, इन नियमों को SOPs कह लीजिए, जिसको फॉलो करके टेक्नोलॉजी को फॉलो करके, कंपनीज के एक्सपर्टीज को फॉलो करके कि सर साइबर क्राइम में हम क्या साइबर सिक्योरिटी वाला एंगल डाल करके क्या इसको फाइंडिंग कर सकते हैं. क्या इसको हम इस नंबर में एक IP मिला, IP से अगर हम सिस्टम मिल जाए, इस लोकेशन को सिस्टम से डेटा रिकवरी करके कुछ करके अगर कोरिलेट करना तो क्या कर सकते हैं. मल्टीपल वेज आर देयर. द ओनली वन थिंग इज कॉल्ड द इंटेंशन एंड द नॉलेज एंड द प्रैक्टिसेस व्हिच शुड बी डन बाय द यूजर और पुलिस ऑफिसर. सो दैट इज आल्सो थिंग्स व्हिच इज देयर फॉर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स एंड ऑल. बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ मुझे लगता है ऑडियंस को जानने को मिला होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आप आए और काफ़ी टाइम हम स्पेंड किए और बहुत यूज़फुल एंड नॉलेजेबल बातें भी की. थैंक यू सो मच. बिल्कुल, थैंक यू. जय हिंद.